नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। व्यू नाउ केस में जो कुछ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट्स है, विशेषकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। खेरा जजमेंट, जिस पर मैं पिछली बार आपसे आपके बीच वीडियो लेकर आया था, आप लोगों को काफ़ी निराशा हुई थी, आप लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे। देखिए, मैंने अपने कुछ चाहने वालों से ये कहा था कि मैं एक एडवोकेट हूँ, कानून की बात करता हूँ और ठोक बजा कर करता हूँ, फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता। जो बात मैं ये नहीं कहता कि मेरा वाक्य या मैं जो कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, जो अपना एनालिसिस है, उसके आधार पर मैं अपनी बातें करता हूँ। व्यू नाउ केस का जहाँ तक सवाल है, तो अब तक जो भी कुछ मैंने कहा है उसमें से कोई भी बात गलत साबित हुई तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, वरना साल सवा साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस विषय पर। आप सबका धन्यवाद, आभार। और मुझे भी चिंता है इन्वेस्टर्स की, खास करके मुझे उससे बड़ी चिंता है संविधान की, और मुझे उससे बड़ी चिंता है कि ईडी क्या करती है, नहीं करती है। पीएमएलए कानून की क्या खामियां हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन एक्यूज्ड के भी अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। अगर उनकी भी अवहेलना होती है तो बतौर वकील होने के नाते, कानून का सिपाही होने के नाते, कानून का अध्यवेता होने के नाते, कोर्ट का ऑफिसर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं बिना किसी डर, भय, लाग लपेट के उन बातों को उठाऊं। और इन्हीं बातों के लिए हमारा ये चैनल जाना जाता है। आप सब लोग इसको इतना प्यार देते हैं। लॉ जैसे गंभीर और गूढ़ विषय पर चैनल चलाना घाटे का ही सौदा है। कई लोगों को लगता है इससे बहुत पैसा मिलता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, ठीक है। हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर आप लोगों के प्यार से 1.5 लाख के ऊपर है, व्यूज़ भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती। और कई बार तो मैं इतना व्यस्त होता हूँ कि वीडियो भी लेकर आपके बीच में नहीं आ पाता हूँ। खैर, या तो कुछ प्राथमिक बातें हुई, भाषण को सुन के आप में से कई लोग भाग भी जाएंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं और विषय पर आते हैं। तो साहब, जब ये खेरा जजमेंट आया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें उसने कह दिया कि देखिए, प्रीडिकेट ऑफेंस में साबित नहीं होने के बाद भी पीएमएलए में जो संपत्ति जब्त की गई है, जो पैसा जब्त है, वह वापस नहीं होगा। दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है। तो जब हम उसको व्यू नाउ के केस में देखते हैं तो यूं तो अभी कोई इनोसेंस साबित हुआ नहीं है खेरा दंपत्ति का और उनके डायरेक्टर्स का या दूसरे लोगों का। लेकिन मैंने जो बात कही थी वो बात ये कही थी कि देखिए, अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में छूट मिल भी जाए तो पैसे की वापसी इतनी आसानी से संभव नहीं। लेकिन जैसे आप चिंतित थे, आप परेशान थे, तो हमने और हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया कि इस जजमेंट को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, इस जजमेंट से कैसे पार पाया जा सकता है, और क्या कोई रास्ता है कि इनोसेंट इन्वेस्टर्स, बार बार डे वन से मैं कह रहा हूं कि मेरी चिंता, मेरी फोकस इनोसेंट इन्वेस्टर है, उसकी कोई गलती नहीं। और इस सवाल पर मैंने भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खेरा जजमेंट आने के बाद पत्र भी लिखा और उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है कि आखिर यह कैसा कानून है जो निर्दोष को सजा दे रहा है। इन्वेस्टर्स की क्या गलती है? कहीं ना कहीं चूक सरकार से हुई है कि ये कंपनियां इतने लंबे समय तक काम करती हैं, वजूद में आती हैं, आपका सिस्टम इनसे इनकम टैक्स लेता है, जीएसटी लेता है, और यह धंधा चलता रहता है जब तक कि इसका प्रोपोर्शन कुछ 4,000, 4,500, 5,000 करोड़ नहीं पहुंच जाता। आखिर देश में इतने फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, पीएलए, सहारा, तो एजेंसी क्या करती है? एजेंसी हमेशा अपराध होने के बाद क्यों जगती है? कोई
अवेयरनेस कैंपेन, कोई लीगल कैंपेन चलाने का काम, जिम्मेवारी किसका है? सरकार का। खैर, तो इस विषय पे मैंने उनको पत्र लिखा है, देखिए क्या जवाब आता है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा मौजू है वह यह है कि इन्वेस्टर्स का पैसा खेरा जजमेंट आने के बाद भी कैसे वापस हो। तो हमने कुछ होमवर्क किया है। होमवर्क का जो निष्कर्ष है वो हम आप तक शेयर करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, खेरा जजमेंट, मेरी कानूनी बातें, मेरा एनालिसिस अपनी जगह है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट वाइज कुछ टिप्स दे रहा हूं, आप इस पर जरूर काम कीजिए। देखिए, आप जजमेंट क्या है, नहीं है, कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, वो हम कानून के लोगों तक छोड़ दीजिए, कोर्ट तक छोड़ दीजिए। आपका पहला काम जो है वह यह है कि आप अपना क्लेम फाइल कीजिए। क्लेम को आप मौजू कीजिए, क्लेम को आप रिकॉर्ड पे लेके आइए। दूसरी बात जो है, आप इस फेरे में भी मत पड़िए कि ये पोंजी स्कीम है, था, नहीं था, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। और ये सारी बातें मैं उदयपुर जजमेंट, क्योंकि देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, खेरा जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उदयपुर जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ खेरा जजमेंट के बल पे फैसला नहीं दे सकती, उसको उदयपुर जजमेंट का भी संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसी हालत में मैंने उदयपुर जजमेंट पर भी एक वीडियो बनाया है जो आपके काफी काम का है, आप उसको देखिए। तो जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं वो यह है कि आप अपने क्लेम को रिकॉर्ड पे लाइए, अपने कागज पत्तर को दुरुस्त कीजिए और लीगल एक्शंस की तरफ आगे बढ़िए विदाउट वेटिंग फॉर जजमेंट इन द केस। चाहे वो प्रीडिकेट ऑफेंस का केस है, चाहे वह पीएमएलए का केस जो जालंधर के कोर्ट में चल रहा है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं। अब जो बात आती है वो बात आती है कि खेरा जजमेंट की काट क्या है, आपके लिए आगे का रास्ता कहां से खुलता है। तो खेरा जजमेंट की काट और आगे का रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट से जिसने 213 होम बायर्स को 175 करोड़ रुपए री इंस्टीट्यूट करने का आदेश दिया है। यह केस बहुत रिलेवेंट है व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स के लिए। आप इस पे मत जाइए कि वो रियल एस्टेट कंपनी है, पैसा पैसा है। वो रियल एस्टेट के लिए लिया गया, या वह क्लाउड पार्टिकल्स के लिए लिया गया, या वह बिल डिस्काउंटिंग के लिए लिया गया, मतलब पैसे से है। और जो फ्रीज है, जो सीज है, वो पैसा है। दोनों केस में सिमिलरिटी क्या है, व्यू नाउ और उदयपुर में? यहां पे इनोसेंट इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ, वहां पे इनोसेंट्स बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, दोनों के केस में पीएमएलए की प्रोसीडिंग्स चल रही है, चलाई गई थी, एसेट्स ईडी ने अटैच कर रखे हैं। तो देखिए, सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। री इंस्टीट्यूशन अंडर सीआरपी सेक्शन 105, तो हम इसी सीआरपीसी के री इंस्टीट्यूशन सेक्शन 105 में भी जाकर के री इंस्टीट्यूशन की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दूसरा क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विक्टिम्स को, जो विक्टिम्स हैं, उनको इकोनॉमिक ऑफेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पीएमएलए के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी अटैच भी की है तो उससे कंपनसेशन दीजिए आप विक्टिम्स को, और जो रीइंस्टीट्यूशंस का एप्लीकेशन है उसको प्राथमिकता मिलेगी। That has to be given priority. That has to be dealt on urgent basis. Victims का राइट ही सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। लेकिन दूसरी शर्त है, चोट तो सही जगह लगे,
चोट तो सही जगह किया जाए। तो साहब ये जो उदयपुर जजमेंट के कुछ आपको टिप्स दिए, मैंने सार दिए, समरी दी, ये सारा का सारा व्यू नाउ केस में अप्लाई करना होगा और अप्लाई करा करके स्पीडी जजमेंट की तरफ, स्पीडी डिसीजन की तरफ व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स को बढ़ना होगा, बजाय कि बुली करने के, बजाय कि बीटिंग अराउंड बुश। आपको डायरेक्ट आंख से आंख डालकर कानून के साथ सही मुद्दे पर, सही टॉपिक पर खेलना होगा, तब कहीं जाकर के इन्वेस्टर्स के राहत की कोई उम्मीद बनती है। अब जो दूसरा स्टेप्स मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपने जो आपका अमाउंट है उसको कोडिफाई कीजिए, उसको रिकॉर्ड पर लेकर के आइए। उसके बाद आप FIR कीजिए, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आप अपने अपने लोकल थाने में जाइए, वो FIR कीजिए। वह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा आपके लिए कि साहब आपने पैसा दिया है और आप एजेंट नहीं हैं, आपने कमीशन नहीं खाया है, आप एक रियल ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। FIR करने के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर मैं डे 1 से जोर दे रहा हूं, लेकिन वो किसी भी तरह से बात बन नहीं पा रही है, वह है कलेक्टिव एक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिविजुअल 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग केस करेंगे तो बात नहीं बननी, कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं बनना। हमें चाहिए कलेक्टिव एक्शन, हमें चाहिए ग्रुप एक्शन। तो इसकी तैयारी कीजिए। इन्वेस्टर्स का आप अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एसोसिएशंस बनाइए और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपको कोर्ट के सामने लेकर आना होगा। स्टेप नंबर 4, ईडी को अब तक आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया है, ईडी में कंप्लेंट डालिए, जहां आप अपने एसेट्स को डीफ्रीज करने की बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि जांच में अगर कोई सहयोग की जरूरत है तो हम करने को तैयार हैं। कंज्यूमर फोरम का भी एक रास्ता हो सकता है, बट ये थोड़ा टिकलिस है, इसमें अभी सोचना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्रॉपर फोरम फॉर एजुकेशन इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पिटीशन। जो अभी तक ये कदम, ये स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि साहब हम नीचे के स्तर पर सारी कार्रवाई कर चुके हैं, नीचे से हमें रिलीफ नहीं मिल रही, हमें अर्जेंट रिलीफ चाहिए। और जो प्रेसिडेंट है PMLA एक्ट का, वो आपको कोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस के जो डिटेल्स हैं, जो केस हैं, जो बारीकियां हैं, उनके इर्द गिर्द आपको अपना ताना वाना बुनना पड़ेगा। जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो आपके एक सवाल का जवाब ढूंढने का हमने और प्रयास किया है कि जब आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बात करते हैं, जब पूछते हैं, फ़ोन करते हैं कि साहब अगर ये सारी स्टेप्स हम आज करेंगे तो हमें कितना टाइम लग सकता है, हमारा केस कब तक डिस्पोज होगा, हमारा पैसा कब तक मिलेगा। अभी तक इस बात पर मैं कमेंट करने से, कुछ कहने से मना करता था, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य या डिटेल्स आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बात, ये सवाल इसलिए भी बेमानी है, जब लोग मुझसे पूछते थे कि, तो मैं कहता था देखिए भाई, अभी तक तो आपने कोई स्टेप्स लिया नहीं है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका समाधान कब तक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अब आप आने वाले 1 सप्ताह में
10 दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर जो मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बताया है वो आप पूरा कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा पूरा कर लेते हैं तो जो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टाइमलाइन हो सकती है वह हो सकती है कि बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि 20 से 30% पैसा छोटे इन्वेस्टर्स को पहले मिल जाएगा और वो भी तब जब रीइंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन फाइल सही तरीके से सही जगह होगी। लेकिन इसकी टाइमलाइन मेरे हिसाब से 180 दिन ईडी कानून के तहत है, लेकिन कोर्ट के ओवरलोड को देखते हुए, कोर्ट के ऊपर जो दबाव है उसको देखते हुए आप इसको 2 साल का समय तो मान के ही चलिए, अगर यह बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। अब बचता है बड़े अमाउंट्स। तो बड़े अमाउंट्स की रिकवरी का जो चांसेस मैं इस केस में देखता हूं वह रिकवरी हो सकती है 60 to 80% ऑफ देयर मनी, और एवरेज सिनेरियो 50 से 60% केसेस एन अमाउंट बोथ, इनका टाइमलाइन 3 से 4 साल का हो सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो कि 10 से 20% केसेस ही स्वीकारे जाएं, 10 से 20% पैसे की ही रिकवरी हो पाए, या तब जब ईडी प्रमोटर्स के द्वारा छुपाए गए पैसे और एसेट्स को खोज ना पाए, बेनामी संपत्ति में वो तब्दील हो चुकी है, फॉरेन अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यह निराशाजनक होगी। इसमें समय ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं यह कहना जितना मुश्किल है उतना ही सुनना मुश्किल है, लेकिन लीगल सिस्टम में जीत उसी की होती है जो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ एक्शन लेता है। यहाँ पे कुछ भी क्विक फिक्स 2 मिनट्स नूडल्स नहीं है, बट एक सिस्टमेटिक अप्रोच, यूनिफाइड अप्रोच से रिजल्ट ज़रूर आते हैं। यही अब तक का हमारा अनुभव है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अब वो साल भर होने को आया, तो वो लगभग चार्जशीट आप जानते हैं फाइल हो चुकी है, उस पर संज्ञान ले लिया गया है। इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट है, अब ट्रायल चलेगा। इसमें 2 से 4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन रीइंस्टीट्यूशंस का एप्लीकेशन का ट्रायल से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, यह पैरेलल चलेगा और फाइनल रिकवरी फर्स्ट ट्रांस 2 साल एंड वर्स्ट या पूरी, जैसा मैंने आपको एक चार्ट बताया, 2 से 5 साल के बीच में आप रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं अगर आज आप स्टेप्स लेते हैं। और मैं समझता हूं कि इस घटना से आपने फ्यूचर के लिए सबक ले लिया होगा। आपके माध्यम से जो हमारा चैनल देखते हैं वो हजारों लाखों लोगों ने भी इस तरह के स्कीम से अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई लेसन्स लिया होगा। जो रेड फ्लैग्स होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, मसलन हाई रिटर्न, ग्रांटेड प्रॉफिट, रेफरल बोनस स्ट्रक्चर, MLM स्ट्रक्चर, भेग टेक्निकल जार्गन, योर फ्रेंड अर्न लाख्स, अर्जेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वेग टेक्निकल, नो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, नो रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप इस तरह के किसी भी स्कीम में पैसा लगाने जा रहे हैं। जहां तक सवाल है रिकवरी का, आपको मैंने रास्ता बताया है। क्लास एक्शन सूट की तरफ आगे बढ़िए। आपको
जरूर सफलता मिलेगी। मैं जानता हूं आप लोग बहुत परेशान हैं, आपका हार्ड अर्न मनी फंसा हुआ है, स्लीपलेस नाइट आप बिता रहे हैं, फैमिली में टेंशन है, लेकिन मैं डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विश्वास दिलाता हूं कि लीगल सिस्टम में ताकत है। जरूरत है उस ताकत को इन्वोक करने की, पेशेंस के साथ लड़ाई लड़ने की। उदयपुर की 213 फैमिली को 175 करोड़ मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं? बस याद रखिए, डॉक्यूमेंट, एविडेंस जिंदा रखिए, पेशेंट रखिए, परसिस्टेंट रहिए, कलेक्टिव एक्शन लीजिए। न्याय में देरी हो सकती है, अंधेर गर्दी नहीं हो सकती। जस्टिस कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और व्यू नाउ के पूरे देश में फैले इन्वेस्टर्स तक पहुंचाइए। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स कमेंट्स में शेयर करिए, मैं पर्सनली उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय न्याय, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।